नमस्कार, यह है राज्यसभा टीवी और आप देख रहे हैं किताब। मैं आपके साथ एक बार फिर से पुरुषोत्तम अग्रवाल। आज हम लोग मुंबई विश्वविद्यालय के कलीना कैंपस में हैं और हम जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी के लॉन में बैठे हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो शब्द के सामान्य अर्थों में इतिहास की किताब नहीं है और इसके बावजूद वो एक इतिहास का निर्माण करने वाले व्यक्ति की लिखी हुई और स्वयं इतिहास का निर्माण करने वाली किताब है। मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, जो हिंदी में हिंदुस्तान की कहानी के नाम से मशहूर है। ये किताब जवाहरलाल जी ने उस समय लिखी थी जब गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करने के बाद सभी राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और उस गिरफ्तारी के दौरान जवाहरलाल जी अहमदनगर फोर्ट में थे। ये किताब एक व्यक्तिगत खोज है और व्यक्तिगत खोज इस अर्थ में भी है कि किताब शुरू होती है श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु, उनकी बीमारी, उनकी मृत्यु के स्मरण से, और वो बहुत मार्मिक हिस्सा है। और उसके बाद जवाहरलाल जी फिर भारत का इतिहास कवर करते हैं और उसके बाद भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य, जैसा कि वो सन 1945-44 में देख रहे थे। मैं नहीं जानता कि दूसरे लेखक अपनी रचनाओं के बारे में कैसा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब मैं अपनी किसी पुरानी चीज को पढ़ता हूं तो हमेशा एक अजीब सा एहसास मुझे होता है। इस एहसास में और भी अनोखापन उस वक्त आ जाता है जब रचना जेल के बंधे हुए और गैर मामूली वातावरण में हुई हो और पढ़ने का मौका बाहर आने पर मिला हो। ये विचार हैं आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की प्रस्तावना में ये बात लिखी। अपनी नवीं और सबसे लंबे कैद के दौरान उन्होंने ये किताब अहमदनगर किले की जेल में अप्रैल से सितंबर 1944 के 5 महीनों में लिखी। जेल की दीवारों में बंद होने पर भी पंडित नेहरू इस पुस्तक में भारत की खोज की यात्रा पर निकल पड़े। इसकी शुरुआत उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार से की और फिर भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास का परिचय देते हुए उन्होंने भविष्य की चुनौतियों पर विचार करने का न्योता दिया। इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बाद तक के धर्म, दर्शन और साहित्य के साथ सामाजिक आर्थिक ढांचे के विकास का भी परिचय है। जवाहरलाल नेहरू रेखांकित करते हैं कि जैसी निरंतरता भारत के हजारों साल के इतिहास में पाई जाती है, शायद चीन को छोड़कर दुनिया की किसी प्राचीन सभ्यता के इतिहास में नहीं मिलती। भारतीय इतिहास की विभिन्न मंजिलों का विवेचन करते हुए जवाहरलाल नेहरू इस किताब में भारतीय जीवन और सोच में अंग्रेजी द्वारा लाई गई बुनियादी टूट का विस्तार से उल्लेख करते हैं। साथ ही भारतीय समाज की अपनी कमजोरियों और उन पर काबू पाने की कोशिशों का भी विवरण देते हैं। इस किताब पर बात करने के लिए हमारे बीच देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने फिल्म निर्देशकों में से एक, भारत के निश्चित रूप से इस समय सर्वाधिक सम्मानित और महत्वपूर्ण फिल्म निर्देशक, और जिनका जवाहरलाल नेहरू से और इस किताब से एक खास तरह का संबंध भी है, हमारे बीच इस बात को करने के लिए आज मौजूद है श्री श्याम बेनेगल। श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने खुद ये किताब पहली बार कब पढ़ी थी? मैं जब कोई 7-8 साल की उम्र का था, कोई बर्थडे पर मुझे एक किताब में आपका बर्थडे कब है? आई वॉज गिफ्टेड बाय अ बुक नहीं है, कब आपका जन्मदिन? इन December 1934. अच्छा। So this You did was not tell me the date. yes. Yes. Anyway, Please. so when this is sometime in the early 40s, and I'd started going to school, of course. So I was given a book as a birthday gift, which was a book by Jawaharlal Nehru called Letters from a Father to His Daughter. Now, Jawaharlal Nehru was a very fascinating human being because, his relationship with his daughter particularly was broken largely because from time to time he had to go to jail. And so he carried on. He felt that she needs to be
properly educated. And the kind of school she was probably going to was not, for him, the best way for a child to study. So he started writing letters to her. And those letters, really, letters from a father to his daughter, really deal with the cosmos, with the world at large, and so on and so forth. And these were kind of wonderful letters. And when I started reading them myself, when I got this book, I felt that, what a wonderful parent he would be to write to his daughter letters of this nature. It wasn't just a question of saying, how are you, this, that, and the other, but about the world at large. So he was telling her the kind of world she had come into. And then soon after that, when he came out of jail, then again, as she was growing up, he wrote another book, which was again in the form of letters. And that was Glimpses of World History. And that was a much more detailed kind of series of letters that he wrote to her, dealing with the entire world's history. Because you see, he wanted to find, not only for himself, for her, and for the world at large, particularly in India, what their own history is, what can their destiny be. So it was a wonderful compilation of letters which he wrote, which came out in the form of another book called Glimpses of World History. And when that book came out, that book too was presented to me as a birthday gift. So for me, my learning of Indian history or world history really started largely with Jawaharlal Nehru. Because first it was letters from a father. मेरा सवाल ये था श्याम, और क्षमा करेंगे थोड़ा समय की सीमाएं हैं। पहले मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, मैंने जो प्रश्न पूछा तो श्याम ने कहा कि जब ये बहुत छोटे बच्चे थे तब इनको जन्मदिन के उपहार के रूप में जवाहरलाल जी की पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम दी गई, वो उन्होंने पढ़ी। उसके बाद दूसरी पुस्तक जवाहरलाल जी की जो पुनः इंदिरा जी को लिखे गए पत्रों का संकलन है, विश्व इतिहास की झलक, और उनको पढ़ के श्याम को लगा कि कितने अद्भुत पिता हैं ये और कितनी अद्भुत इनकी इतिहास दृष्टि है, और ये देख रहे हैं कि उनकी बेटी, उनकी संतान विश्व इतिहास के बोध के साथ बड़ी हो, और इस तरह के पत्र वो लिख रहे हैं, और तब से इनको एक गहरा लगाव जवाहरलाल जी के प्रति पैदा हो गया। श्याम, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ब्रीफ प्लीज, आई एम सॉरी बट, और मैंने जो सवाल पूछा, आपने ये पुस्तक कब पढ़ी? ये पुस्तक देखिए, इसको भी when it first appeared, that is 1946. When it first appeared, the very first edition उसका किताबिस्तान का था शायद, मुझे हाँ, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो जी, किताबिस्तान at that time it was again given to me as a gift. So because I had taken so much interest in the other earlier books, so when I got that, then Discovery of India was really truly a book that I was most I really became very fond of. तो ये सीरियल बनाने की बात आपके मन में कैसे और कब आई? Because somewhere मुझे लगता है कि it was the back of my mind. और क्योंकि you see his way of looking at our own history was something that I was very very fascinated by. क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री के किताबें थे स्कूल या कॉलेज में भी, तो इस किस्म के they seemed scholarly. But I always found that those books really did not have too much depth. Because dates वगैरह देते थे, तभी ये हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ वगैरह, those kind of things. आपकी इस बात पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। बहुत मार्के की बात आपने कही है। आपका कहना ये है कि इस किताब ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और जब मैं सीरियल बनाया उसके बहुत पहले से मेरे दिमाग में इस किताब की महिमा थी, क्योंकि ये अलग तरह की इतिहास की किताब थी। इतिहास की जो किताबें उस समय तक हम लोग पढ़ते थे उसमें सूचनाएं बहुत होती थी, गहराई नहीं होती थी, और इस किताब में हिंदुस्तान के अतीत को देखने की एक गहरी नज़र श्याम को मिली। श्याम, इसी से मेरा अगला सवाल पैदा होता है, जो गहरी नज़र की बात आपने कही। जवाहरलाल जी इस किताब में एक जगह लिखते हैं, असल में जहाँ कंक्लूड करते हैं किताब, जो आखिरी चैप्टर है उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, अ नेशन लाइक एन इंडिविजुअल हैज़ मैनी पर्सनैलिटीज एंड देयर मस्ट बी अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बॉन्ड इन दीज मैनी एस्पेक्ट्स, अदरवाइज जो कल्पना की जा सकती है
तो ये जो स्ट्रांग ऑर्गेनिक बॉन्ड है, जो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रों की भी मनुष्यों की तरह एक पर्सनालिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है, और उसमें कई व्यक्तित्व होते हैं, अनेक पर्सनालिटीज होती हैं, और अगर उनके बीच में एक गहरा आंतरिक संबंध ना बना रहे तो ये चिंता की बात है। और जाहिर है कि भारत की खोज उस आंतरिक संबंध को खोजने के लिए ही लिखी गई है। जिसे जवाहरलाल जी स्ट्रांग ऑर्गेनिक बॉन्ड कह रहे हैं, इस समय के हिंदुस्तान में उसकी क्या हालत आपको दिखती है? अब देखिए क्या होता है कि बिकॉज आवर एजुकेशनल सिस्टम अनफॉर्चुनेटली which must stand, which must give us a sense of our own heritage. That is not happening. That did not happen then, it's not happening now. I think what Jawaharlal Nehru attempted to do, essentially, was to make you aware that you are part of a lineage. There is a lineage. You have not just suddenly appeared. You're part of a whole heritage, a whole culture, a whole process of several civilizations. You're part of all of that. So you come with a huge amount of heritage, and it must get unlocked. It's very important to unlock your own heritage, for you to recognize it. That to me was the most important thing that Jawaharlal Nehru did with the 3 books that he wrote. I mean, first 2, of course, were actually in the form of letters to his daughter, but the 3rd book was written as a book, properly as a book, Discovery of India. But it's very important to remember that, you see, he was one of those leaders who felt that, it's all right, today we are fighting for independence. But it's not just a question of fighting for independence, but it's also for fighting for independent thought. And you can only develop independence of mind when you are aware of yourself and your place in the world. And I think that is what was the constant as far as Nehru's writings were concerned. Even as a person who gave, talks and lectured, often I remember, because Nehru is very much part of... श्याम, मैं माफ़ी चाहता हूँ। श्याम ने अभी कहा कि ये किताब जिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मैंने बात की ऑर्गेनिक, तो श्याम ने कहा कि उस बॉन्ड के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत का हमें कोई बोध नहीं कराया जाता। हम ये नहीं जानते कि हम एक बहुल सभ्यताओं के वारिस हैं, और उस विरासत को हमें किस तरह संभाल के रखना है, किस तरह आगे बढ़ाना है, उसकी कमियां क्या हैं, उसकी ताकतें क्या हैं। और इस लिहाज से ये किताब एक अनोखी किताब है, क्योंकि ये अपनी बेटी के नाम लिखे गए पत्रों का संकलन नहीं, बल्कि तमाम पाठकों के लिए लिखा गया हिंदुस्तान का एक ऐसा लेखा जोखा है जो उस पूरी विरासत से आधुनिक हिंदुस्तानी के संवाद को दर्ज करने की कोशिश करता है। यस, बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेकिंग फ्रॉम दिस, जिस निरंतरता की बात आप कर रहे हैं और जो जवाहरलाल जी ने इस पुस्तक में नोट किया है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि मोहनजोदड़ो से लेकर के अब तक एक निरंतरता बनी हुई है, उस निरंतरता में ब्रेक्स भी हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने अपनी बात को एक ऐतिहासिक आधार देने के लिए ये बात खड़ी कर दी थी। भारत में उस तरह की कोई इनहेरेंट यूनिटी है नहीं, ऐसा बहुत सारे ब्रिटिश लोग मानते थे, साम्राज्यवादी मानते थे, चर्चिल जैसे लोग ये मानने को राजी नहीं थे कि भारत एक देश क्या, भारत एक सभ्यता भी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये किताब ऐसी चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी लिखी गई है? शायद, you see, it doesn't require any justification. The main thing is very clear to me, and I think largely because of Jawaharlal Nehru himself. You see, there are several civilizational cycles, with a whole lot of cycles of civilization. India, particularly South Asia, has the largest number of civilizational cycles, Right. compared to any other part of the world. You see, if Europe has, say, 3 civilizational cycles, we have 4. Now, the important thing about these civilizational cycles is that, you see, all civilizations sort of, they have an upswing, then they come down, then there is a certain amount of breakdown of the system, then again it starts.
So you go into another civilizational cycle. Now this process of constantly going through several civilizational cycles, they have a cumulative effect on you. क्या आप ये कहना चाहते हैं श्याम, जैसे मैं फिर जाऊं जवाहरलाल जी की तरफ, जवाहरलाल जी इस किताब में लिखते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण इस देश पर हुआ तब तक एक कोर आइडिया ऑफ इंडिया या कोर आइडिया ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विकसित हो चुका था, और इसके प्रमाण के रूप में वो जो किंवदंतियाँ या जो यूनानी इतिहासकारों ने दर्ज किया है वो नोट करते हैं कि भारत से क्या लेके आना है, सिकंदर से क्या क्या फरमाइशें की गई थी। वो एक किंवदंती है कि अरिस्टोटल ने सिकंदर से कहा था कि और कुछ लाओ या ना लाओ, एक इंडियन फिलोसफर अपने साथ जरूर लेके आना। तो एक भारत का आइडिया जो है वो बन चुका था। डू यू एग्री विद दिस कि सिकंदर के समय द आइडिया ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन वाज ऑलरेडी देयर? Of course, there was. You see, the most important thing, I think, the most important thing that Nehru uttered, according to me, was describing India as a palimpsest. He described us as a palimpsest. Because, you know, what is a palimpsest? Palimpsest is, let us say there's a surface on which you have painted. Then you have painted another. Each civilization comes and paints its own colors. And so India has so many such layers. And when you start to scratch, you look at one more layer and then further layer बहुत सुंदर and बात further आपने layer. Now this is Nehru's description of India. या That India is like a palimpsest. You know, there is no end to discovery. Because there is so much there which we have not yet ourselves found, of which we are part of that heritage. मुझे इसको करने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं इसको कहना चाहूँगा। श्याम ने कहा, याद किया कि इस पुस्तक में नेहरू भारत को एक ऐसी सतह के रूप में देखते हैं जिसके ऊपर एक के बाद एक तमाम तरह के रंग चढ़ते चले गए हैं, और हर रंग ने अपना योगदान उस सतह को और अधिक शानदार जानदार बनाने में दिया है। और इसीलिए भारत एक ऐसी एंटिटी है, भारत एक ऐसी सत्ता है जिसकी खोज आप करते रहिए, उस खोज का कभी अंत नहीं होने वाला है। और इसी अर्थ में बहुत सारे लोग ये मानते हैं दुनिया भर के, भारत की जो एटर्नलिटी या जो सनातनता, जो एक जिस बात की बात नेहरू ने भी की है कि समय और समयातीत का बिंदु, तो भारत एक सभ्यता के रूप में एक ऐसी वस्तु है जिसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, जिसकी खोज निरंतर चलती रहेगी। श्याम, मैं एक सवाल अब आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ कि ये नेहरू इस किताब में एक जगह अकबर की जब चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अकबर उस समय के दुनिया भर के शासकों में सबसे ज़्यादा पावरफुल, एनलाइटेंड वगैरह वगैरह था, और उसके दरबार में जब लोग आए तो उसने दिलचस्पी ली, ईसाई मजहब में भी दिलचस्पी ली, यूरोप की सभ्यता की और चीज़ों में भी दिलचस्पी ली, प्रिंटिंग मशीन वगैरह के बारे में जानने की कोशिश की। लेकिन जवाहरलाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि ये सारी जिज्ञासा केवल जिज्ञासा तक सीमित रही, उन चीज़ों को आगे बढ़ाने की या अपने यहाँ लाने की या उनको संगठित रूप से भारत में लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। ये सवाल कुछ लोग इस तरह भी उठाते हैं, जब मेरे जैसे लोग भारतीय आधुनिकता की बात करते हैं तो एक तर्क दिया जाता है जो बहुत दमदार तर्क है कि ठीक है, उस समय भारत में व्यापार था, बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क थे, सब था, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है और वो रिटोरिकल सवाल है लेकिन इससे जुड़ता है कि न्यूटन कहाँ था? न्यूटन कहाँ था? भारत में न्यूटन कहाँ था? आधुनिकता थी, सब कुछ था, लेकिन विज्ञान का उस तरह व्यवस्थित विकास, टेक्नोलॉजी का उस तरह से व्यवस्थित विकास, यानी इनसाइट्स थी लेकिन उस तरह का व्यवस्थित सिस्टमेटिक विकास भारत में विज्ञान का और टेक्नोलॉजी का नहीं हुआ। और इसका क्या कारण था? जवाहरलाल जी इसकी चर्चा करते हैं, इस पर बहुत गहरा विचार नहीं करते। आपका कोई अगर इस पर मत हो तो मैं जानना चाहता हूं। You see, we have always been very good with abstract thinking. Right. And we have always done what one might call mind experiments. We have never physically experimented and attempted to find out, मतलब जिसको phenomenalize करना है, we have not phenomenalized because we have always had, if you look at all our scriptural writings, you look at, you know, every kind of Upanishadic thinking, it's really very abstract.
And those abstractions, because Indian mind is very fine at that. And one of the reasons why Indians are very good at pure mathematics, Yeah. largely because of their ability to Inherent ability. for abstraction, and to, but applied. नहीं, बट श्याम बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। श्याम का कहना यह है कि जो सवाल जवाहरलाल जी ने उठाया है उसका मूल कारण यह है कि भारतीय स्वभाव अमूर्तन पर बहुत ध्यान देता रहा है और अमूर्त चिंतन में भारतीय बहुत आगे रहे हैं, जिसका एक परिणाम ये भी है कि हम लोग अभी भी उच्च गणित में, शुद्ध गणित में बहुत निपुण हैं। लेकिन उस अमूर्तन को मूर्त करना, अपने एब्स्ट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट्स को वास्तविक एक्सपेरिमेंट्स में बदलना, इसमें हम लोग कुछ कमज़ोर रहे हैं, इसलिए ये समस्याएं हुई हैं। अब मैं आपसे ये सवाल आपकी इस बात पर उठाता हूँ, लेकिन श्याम, चाणक्य हों, शुक्राचार्य हों या महाभारत के कई हिस्से हों, मतलब राज्य सत्ता जैसी मूर्त चीज़ पर और राज्य सत्ता कैसे होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसे होना चाहिए, स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, इस पर तो बहुत डिटेल्ड थिंकिंग महाभारत में तो मिलती है और चाणक्य का तो पूरा मैनुअल है। No. तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं? No, वो तो है। You see the stagecraft, the principles of stagecraft, the statecraft, principles of statecraft, all of this is there. I'm not talking of this. I'm talking, for instance, in terms of technological developments, ओके। in terms of what happens now, because you gave the example of Newton, for instance. Now, the laws of physics. Now, all of these things that you need to test in order to find that this is how it is under all given circumstances. To come to that kind of a conclusion, we never really attempted to do that because we were perfectly happy with the abstract thinking of ours. So it didn't seem important. The second more important thing is that since the Indian system, social system, broke itself up या राइट। into the caste system, then what happened was that the same kind of abstract thinking was not allowed to permeate through the other castes. That is number one. Number two, that those people who actually were involved physically with doing things occupied a much lower caste than people who did not. ये बहुत बुनियादी बात से हमने कही और मेरा ख्याल है इससे असहमत होना मुश्किल है। एक तो उन्होंने ये कहा कि चाणक्य आदि का जहाँ तक सवाल है तो स्टेट क्राफ्ट या राज्य सत्ता के रूपों पर विचार जरूर हुआ, लेकिन प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस जिसको कहते हैं, उसमें प्रयोगवादी दृष्टि से विचार नहीं हुआ। और उसका एक बड़ा कारण, बल्कि बुनियादी कारण ये था कि हमारा जो अमूर्त सोचने का स्वभाव या क्षमता थी, हमारा सामाजिक ढांचा दुर्भाग्य से इस तरह का था कि उसमें चिंतन और श्रम, मन और शरीर की गतिविधि के बीच में एक अभेद्य दीवार जैसी खड़ी कर दी गई और जो शरीर का काम करने वाले लोग थे उनको समाज में निम्न मान लिया गया। और इसलिए जो चिंतन और श्रम और इस तरह से चिंतन और प्रयोग के बीच में एक खाई पैदा हो गई, जिसके कारण भारत में साइंस का विकास नहीं हो सका। भारत एक खोज सीरियल जो है वो ज़ाहिर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का फिल्म में ट्रांसलेशन नहीं है। किताब एक प्रेरणा के तौर पे काम करती है, उसके बाद आपकी अपनी कल्पना और आपकी अपनी सोच उस सीरियल में झलकती है। जो सबसे मार्मिक काम उस सीरियल में मेरे हिसाब से आपने किया है वो है कंठपुरा को लेना, रामाराव का उपन्यास। और उसमें जो गांधी जी का प्रभाव है, उस गांव में गांधी जी कभी नहीं गए। एक आदमी गांधी जी को जाके मुंबई में या कहीं देख आया है और इस तरह गांधी जी गांव में पहुंच जाते हैं और गांव का सारा जीवन बदल जाता है। खास करके स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जिंदगी गांव की बदल जाती है गांधी जी की अनुपस्थिति के कारण या अदृश्य उपस्थिति के कारण। उस किताब को इस सीरियल का हिस्सा बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी या क्या प्रेरणा थी, या आपको एकाएक लगा कि ये इसमें होना चाहिए? ये हाउ डिड यू ब्रिंग दैट बुक इनटू दिस सीरियल? Well, you see, the main thing, essentially, was, you see, how do we define ourselves? What is this Indian self-definition? Who are we? What space do we occupy?
we are creatures of a particular geographical piece of land, but that geographical piece of land has history, has so many other things which have contributed to making us who we are and what we are and in which direction we might go. Now that is the point that was the most important one. And one of the episodes was Anne Gandhi came. Yes. You see, and there the fact is that I took directly from Raja Rao's book, Kantapura, for a very simple reason, because the influence and impact of Gandhi was not necessarily because he stood in front of you and gave you speeches. So, but he caught the essential life spirit of India. You see, the kind of people we actually were, are, and will continue to be. यहाँ श्याम ने बहुत मार्मिक बात कही कि वो किताब कांतापुरा इसलिए उन्होंने चुनी कि वो ये दिखाना चाहते थे कि गांधी जी का प्रभाव केवल वहीं नहीं पड़ा जहाँ वो साक्षात गए या जिन लोगों से उन्होंने बात की, बल्कि गांधी के इतने व्यापक प्रभाव का कारण ये था कि उन्होंने भारतीय जीवन के सार को समझा, भारतीय मनुष्य के सार को समझा और उसके साथ संवाद किया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस किताब में भी और अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में ज़्यादा साफ तौर से लिखा है कि कई बार हम लोगों को गांधी जी की कई बातों से बड़ी झल्लाहट होती है, हमारी समझ में उनकी बातें नहीं आती हैं, लेकिन अंततः ये सही है कि हम बहसें कितनी भी करते रहें, हिंदुस्तान के आम आदमी के साथ इस आदमी का, महात्मा गांधी का जो संवाद है वो हम में से कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। तो ये बात जवाहरलाल जी भी अपनी सारी आलोचना के बाद नोट करते हैं। अब से मेरे आखिरी दो सवाल आपसे, आपकी पीढ़ी में इस किताब का क्या असर था और आज की पीढ़ी में आपको क्या लगता है कि क्या असर है इस किताब का? ये see, I grew up at a time when we were moving towards independence, we became independent, and we were the first years of independence. Now this was a very important period in our own life, from changing over from a colonial time to an independent status. This was a very important period according to me, and I feel that I was distinctly lucky to have been part of that period when I was growing up, because you see that told us something that is not possible for this generation to actually quite understand. They can only understand it historically, but cannot see it as part of their experience. कि वो आज़ादी की लड़ाई का दौर था, आज की पीढ़ी शायद उस दौर को केवल किताबों के माध्यम से जान सकती है, उसकी कल्पना नहीं कर सकती। मेरा आखिरी सवाल, आप किस और किताब से इसकी तुलना करना चाहेंगे? डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तुलना किसी और किताब से आप करना चाहेंगे, भारत की या विदेश की? कोई भी किताब ऐसी जो पढ़ते हुए इसकी आपको याद आए या ऐसे पढ़ते हुए उसकी याद आई हो? I don't think so. It's a unique book. ये एक अनोखी किताब है। श्याम को नहीं लगता कि जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, वैसे तो अनंत है संसार, हो सकता है ऐसी कोई किताब कहीं लिखी गई हो, लेकिन मुझे भी लगता है कि श्याम की बात सही है कि ये अनोखी किताब है, यूनिक किताब है, इसकी किसी और किताब से तुलना संभव नहीं है। बहुत धन्यवाद श्याम आपका। ये हिस्सा हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। अब एक ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बैठे जो हमारे मित्र लोग हैं, अध्यापक, छात्र और अन्य लोग, वो इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। There are two ways. One was Nehru's history of India, which is discovery of India. But there is also what a whole lot of historians have put together, a concept of the history of India. Now, to me, it was important how well do these two histories connect with each other. नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम लोग बात कर रहे हैं भारत की खोज पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर, हिंदुस्तान की कहानी पर, श्याम बेनेगल के साथ। और इस हिस्से में हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। और सबसे पहले मैं निमंत्रित करता हूं प्रोफेसर मंजरी कामत को, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं इतिहास विभाग की। आपका सवाल।
नमस्कार। मेरा ये प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो किताब है जवाहरलाल नेहरू जी की, ये अपने भारत के इतिहास के बारे में, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती है, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत एक खूबसूरत रचना है। जैसे आपने ही बताया कि किताबें इतिहास की इतनी नहीं होती साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो एज अ फिल्म मेकर आपके सामने ये चुनौती थी कि ये जब एक दूसरी मीडियम में ये सीरियल के द्वारा ऑडियंस के सामने रखती जाए, तो ये जो किताब की ये जो खूबी है वो लानी भी ज़रूरी थी। तो इसके बारे में आपने क्या किया? जी, अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, इट इज़ रिटन इन नेहरूज ओन वॉइस. It is his version of Indian history. So that has to be remembered. So I have to remember that. So when we were taking chapter by chapter different aspects from the beginning of Indian history to the time when he ended the book, one of the most important things was that what form will it take? So I took the form that Nehru's own book would be spoken in his own words by him. So in other words, I had an actor who played Nehru. So he became willy-nilly the anchor. He became the anchor of the series. Now he would come and he would talk, and what he said was already in the book. Now, there are two ways. One was Nehru's History of India, which is Discovery of India. But there is also what a whole lot of historians have put together, a concept of the history of India. Now, to me, it was important how well do these two histories connect with each other. Because although the series was Bharat Ek Khoj, but it was, since it was based on his book, it was also important for us to deal with the history as objectively as possible, apart from Nehru's own view of it. And therefore, Nehru spoke from his point of view, which is the book, and there was a second voice, which was also an anchor but not seen on the screen. And that anchor's voice was done by Om Puri, which was the voice of the contemporary historian. So what Nehru himself said, which we saw, would then be interpreted in terms of much more, let's say, orthodox history. So that point of view would also be expressed. So what you got in essence was not just Nehru's history of India, but also what actually is the academics' history of India. So you had both of them combined. Now that was an important decision that I had to take because it was very important. तो जो सवाल था वो आपने सुना प्रोफेसर कामत का जवाब से हमने ये दिया कि असल में हमने अपने सीरियल में दो आवाज़ें रखी। एक आवाज़ नेहरू की अपनी थी और जो कुछ उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है वो नेहरू की आवाज़ में नेहरू का अभिनय करने वाला अभिनेता आता था पर्दे पर और एक तरह के एंकर का काम करता था। दूसरी आवाज़ व्यवस्थित और पारंपरिक इतिहास लेखन की थी और विभिन्न इतिहासकारों की जानकारी और उनके मशवरे के आधार पर हमने एक दूसरी आवाज़ सीरियल में क्रिएट की जो प्रॉपर एकेडमिक इतिहास लेखन की आवाज़ थी। और इस तरह उस सीरियल में नेहरू की आवाज़ और इतिहास लेखन की आवाज़ दोनों साथ साथ चलते हुए दर्शक को भारत की खोज करवाती है। अब प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय। सर, आपने अग्रवाल साहब के साथ चर्चा के दौरान एक बहुत ही परिपक्व वक्तव्य दिया कि हम भारतीयों ने अपनी परंपरा के विकास में चिंतन और कर्म के बीच एक भेदक दीवार खड़ी कर दी। सर, इस संदर्भ में एक इतिहास का एक ऐसा पृष्ठ जो यूरोप और भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, वह है 14वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। इटली में जिस समय पुनर्जागरण होता है
उसी समय मैकियावेली आता है, माइकल एंजेलो आता है, लियोनार्डो दा विंसी आता है, न्यूटन आते हैं। उसके बाद फिर औद्योगिक क्रांति होती है और पूरा यूरोप वैज्ञानिक उपलब्धियों की ओर बढ़ जाता है और वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बड़े शिखर पार करता है। हमारे यहाँ सर उसी समय पूरे भारतवर्ष में एक लोक जागरण उपस्थित होता है जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं। उसमें नानक आते हैं, नामदेव आते हैं। संक्षिप्त में सवाल। जी सर। सवाल प्लीज, सवाल। तो हमारी जो चेतना है वो भक्ति काव्य की ओर चली जाती है, अध्यात्म की ओर चली जाती है और वो पूरी तरह से भौतिक विकास की ओर बढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं दोनों सभ्यताओं के बीच में या दोनों सभ्यताओं में जो दृष्टि का भेद है, उसमें क्या इस दृष्टि का भी बहुत बड़ा योगदान है कि हम भारतीय चिंतन और अध्यात्म में तो आगे बढ़ गए, लेकिन भौतिक उन्नति में और वैज्ञानिक उन्नति में यूरोप से पीछे रह गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यूरोप में क्या हुआ कि एक पीरियड था जिसको हम कहते हैं रेनेसांस, मतलब मेडिवल पीरियड से इट डेवलप्ड इनटू अ रेनेसांस पीरियड, वो तो हुआ। फिर उसके बाद अनदर पीरियड बिगैन विच वाज द रेफॉर्मेशन। अब वो पीरियड ऑफ रेफॉर्मेशन, रेनेसांस एंड रेफॉर्मेशन इज ऑल्सो द पीरियड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निटी। दैट वाज यूरोप। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारा तो बहुत ही डाइवर्स सिस्टम है, हम लोग बहुत ही डाइवर्स लोग हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द हिंदू सोशल मोरेज एंड आइडियाज़। इसमें ऑल दीज मैनी आइडियाज़ एक किस्म का फ्रेमवर्क हो गया था। वो फ्रेमवर्क जो है उसका मतलब स्टील फ्रेम जो था वो था कास्ट सिस्टम। अब ये कास्ट सिस्टम जो शुरू में शायद क्लास सिस्टम था, क्योंकि नेहरू समझते हैं कि वो इट वाज अ काइंड ऑफ क्लास सिस्टम, बट इट बिकेम अ कास्ट सिस्टम। और कास्ट सिस्टम तो वर्टिकल हो गया, मतलब यू हैड ऑन टॉप ब्राह्मण लोग ऊपर थे, फिर अनटचेबल्स एट द बॉटम। तो उस किस्म का जो कास्ट सिस्टम हो गया, तो वो कास्ट सिस्टम को there were many people who felt कि ये this is an very unfair social system. तो इसमें there were many thinkers, many people who came with ideas to show that everybody actually was equal in the eyes of God. तो जैसे अब आपने नानक कहा, बिल्कुल नानक थे, नामदेव थे, बहुत सारे थे। तो there was a whole lot of thinkers, क्योंकि भक्ति मूवमेंट जो है इट स्टार्टेड विद द आइडिया दैट एवरीबॉडी इज द सेम इन द आइज ऑफ गॉड। यू सी, सो दैट इज द बेसिस। और दिस इज एंड दोज रिफॉर्म मूवमेंट्स जो यहाँ पर शुरू हुए वेर इन सम वेज, बिकॉज अपने पास जो सोशल सिस्टम्स जो थे, हम लोग मिडीवल से आगे मतलब रेनेसांस जैसे हम लोगों ने कोई डेवलप नहीं किया, बट वी सर्टनली डेवलप्ड a concept of bhakti in which we felt that we were all the same in the eyes of God. हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल डॉक्टर गायकवाड़, किशोर गायकवाड़। नमस्ते सर। मैं संक्षिप्त में पूछना चाहूँगा कि जब ये किताब लिखी गई उस समय की कुछ डिमांड्स थी, उस समय की कुछ एक सोच थी जो व्हाट एग्जैक्टली नेहरू वांटेड टू बी दैट बुक टू बी परफॉर्म द फंक्शन। अभी हम 2016 में हैं, अगर हम क्रिटिकली ये किताब के तरफ देखते हैं अगर, तो किस तरह से देखना चाहिए? अगर हमने एक जिस मुद्दा तो आपके निशान से लेके समर तक जो शायद बिकी नहीं गई, आपको पूरा कैनवास एक्सपीरियंस है, आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये सिर्फ आर्य समाज और संस्कृति केंद्रित बुक है एक, या उत्तर भारतीय घटनाओं के केंद्रित बुक है? तो उस बारे में आपको क्या करना चाहिए? वेल, सही में आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बिकॉज यू सी नेहरूज नॉलेज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री वॉज नॉट मच, सो ही इन फैक्ट डिड नॉट डील टू मच विद इट। और उन्होंने ये किताब लिखी थी व्हेन ही वाज इन अहमदनगर जेल, और रेफरेंस उनको कोई ख़ास रेफरेंसेस मिले नहीं।
एक तो वो थे, वो उनके मित्र थे प्रोफेसर टॉमसन जो ऑक्सफोर्ड में थे, और देन देयर वर पीपल लाइक आज़ाद हु वाज अ स्कॉलर, नरेंद्र देव and Narendra Dev, and these are the people whose advice he took of what he did not know. लेकिन इसमें क्या था, there was one thing that was actually lacking. That was South Indian history of Southern India. So that he did not include in the book because he did not have enough knowledge of it. नहीं, श्याम एक्चुअली इतना लैक भी नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसके प्रसंग में जहाँ तक साउथ का सवाल है, नेहरू निश्चित रूप से बहुत विस्तार से ना सही लेकिन पर्याप्त बात करते हैं दक्षिण भारत की, और दक्षिण पूर्व एशिया और कंबोडिया तक जो भारतीय प्रभाव पहुंचा, भारतीय व्यापार, भारतीय असर जो पहुंचा, वो तो साउथ के लोगों को ही पहुंचा था। साउथ के ही जो वंश थे, उड़ीसा का शैलेंद्र वंश था जिसने अंकोर वाट तक हिंदू परंपरा या भारतीय परंपरा को ले गए थे वो लोग, एक खास तरह के शैविज्म को। इसी तरह जावा, तो इस सब का जिक्र है भारतीय खोज में। लेकिन फिर भी जाहिर है कि जैसा आपने कहा कि ना तो नेहरू एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन थे और ना उनके पास उस तरह की सुविधाएं थी। असल में वो अंत में लिखते हैं कि अब किताब बहुत बड़ी हो गई है, अब मुझे समाप्त करनी चाहिए, और समाप्त ना भी करना चाहूँ तो करनी पड़ेगी क्योंकि अब कागज़ की सप्लाई ख़त्म हो गई है, अब मेरे पास लिखने के लिए कागज़ नहीं है। तो वो सीमाएं तो थी ही। और जी, मैं प्रकाश मसराम, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री विभाग का हूँ। तो सर, मेरा इस किताब के बारे में ये कहना था कि नेहरू जी ने मिक्स इकोनॉमी और सोशलिटिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की जो कुछ कंसेप्ट वो 1950 के बाद में इम्प्लीमेंट की थी, तो इसका कुछ रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब इस किताब में दिखाई देता है क्या? श्याम दिखाई तो देता है जरूर। नहीं, इट्स देयर, द होल चैप्टर इज देयर ऑन द प्लानिंग। क्योंकि नेहरू को प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था जब ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो प्लानिंग कमेटी बनी थी और उसके अध्यक्ष नेहरू थे, और उसमें नेहरू ने पूरे विस्तार से बताया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों ज़रूरी है, पूरी तरह हम रूस का रास्ता नहीं अपना सकते, अमेरिका का नहीं अपना सकते, बहुत विस्तार से इस पुस्तक में इस बारे में। हाँ जी, अगला सवाल। मेरा नाम नारायण भोसले है। मेरा एक क्वेश्चन था कि वैसे तो नेहरू जी विधि नहीं थे, लॉ के विद्यार्थी थे और राजनीतिज्ञ थे, फिर भी उसने ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं थे वो, फिर भी उसने ऐसी बेहतरीन किताब लिखी है। लेकिन इस किताब में मेरे ख्याल से रिसोर्स नहीं दिए हैं, तो उन्होंने कौन से रिसोर्स यूज़ किए और ये बेहतरीन किताब लिखी है? नहीं, दिए हुए हैं रिसोर्स। देखिए, ये हम लोग इस बात को समझें कि नेहरू एकेडमिक हिस्टोरियन नहीं थे और न एकेडमिक हिस्ट्री की किताब लिख रहे थे, लेकिन जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं रिसोर्सेस, वो इसमें संकेत किए हुए हैं। उन्होंने जैसे एक दो किताबों के बारे में लिखा है कि मैंने ये किताब नहीं देखी है, लेकिन मुझे इस किताब के बारे में नरेंद्र देव ने बताया या मौलाना आज़ाद ने बताया, और जो किताबें उन्होंने देखी हैं उसके उद्धरण हैं। इसमें टॉमसन के उद्धरण हैं, दूसरे तमाम लेखकों के उद्धरण हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उद्धरण हैं। उद्धरण नहीं, हवाला है उनका कि ये घटना मुझे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने बताई। तो वो जाहिर है कि कोई एकेडमिक किताब नहीं लिख रहे थे जिसमें फुटनोट और रेफरेंसेस हों, और जो सूचना स्रोत हैं उसका उनमें उन्होंने विस्तार से जिक्र किया है। आप पूछिए। अनुज शर्मा नाम है सर हमारा। आपसे जानना ये चाहेंगे, आपके अनुभव का लाभ लेने के लिए, कि जो भी इतिहास, धर्म, राजनीति के बड़े दस्तावेज हैं, इतना प्रोमिनेंट काम जैसे आपने किया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर, आज के फिल्म मेकर्स जो काम करना चाहते हैं, उनका जो शोध है या जिस प्रकार का प्रयोग वो करना चाहते हैं, आमतौर पर उस पर कॉमर्स हावी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा तरीका या कौन सी सलाह आप देना चाहेंगे कि कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा हानि में ना जाए और उस प्रोजेक्ट की सोल ना मरे? क्योंकि ये श्याम, एक मिनट, सॉरी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि ठीक है, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए क्या करना चाहिए ये, लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा बैठे मित्रों को कि हम लोग भारत एक खोज पर या श्याम बेनेगल की फिल्मों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब पर बात कर रहे हैं, ये याद रखिए जी। I was very fortunate that this was being produced by Doordarshan. And when it came to Doordarshan, there was no question of making something on the basis of profit. It was seen as something that you were doing for the country. So whatever the budgets we arrived at were based on how much it was actually going to cost and how much would make it worthwhile for the unit, the film unit, as well as those people who were the advisors, the specialists, all of those various people.
So once that was decided upon, we went ahead and made the thing. So it was not a profit-making venture. And it is true that we cannot make something like Bharat Ek Khoj on the basis of a profit-making venture for a very simple reason. Because the ambition here was for us to show to the country not only the vision of Jawaharlal Nehru and his view of Indian history, but also what Indian history actually is. अगला सवाल। हाँ, डॉक्टर संदेश वाघ, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सवाल ये है कि भारत एक खोज इस किताब में नेहरू जी ने जाति व्यवस्था के संदर्भ में जो अपना निष्कर्ष दिया है, वो उन्होंने कहा है कि ये वर्ग व्यवस्था से पनपी है। वेराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना यह है कि जाति व्यवस्था ये वर्ण व्यवस्था से पनपी हुई है। तो सवाल ये यहाँ पर आता है कि नेहरू जी का जो भूमिका है, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था, इसके संदर्भ में नेहरू जी का क्या मानना है, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उन्होंने जो लिया ओरिजिनली कि इट वाज बेस्ड ऑन अ क्लास सिस्टम एंड दैट क्लास सिस्टम बिकेम अ कास्ट सिस्टम एंड इन द चेंज ओवर फ्रॉम क्लास टू कास्ट इट बिकेम अ ऑपरेसिव सिस्टम वेयर अ होल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन फैक्ट वर केप्ट आउट ऑफ सोसाइटी as is known, and that was the untouchable. Please continue, but just a minute. That's a very important question. Yes. नेहरू ने जाति व्यवस्था को वर्ग जैसी व्यवस्था से विकसित माना, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जल्दी ही ये व्यवस्था एक तरह के एक्सक्लूजन की व्यवस्था बन गई और जन्म आधारित बन गई, और जो बहुत सारे लोग थे वो एक तरह के सतत शोषण और एक्सक्लूजन की स्थिति में धकेल दिए गए। प्लीज। हाँ, बिल्कुल। I think you answered the question. No, I did not answer the question. I just interpreted what you said. No, but actually that was the basis of it. और ये भी हम लोग ध्यान रखें कि चाहे नेहरू हों, चाहे गांधी हों, चाहे इस तरह के और लोग हों, जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसकी ऐतिहासिकता क्या थी, इस पर मतभेद भले ही रहे हों, लेकिन जाति व्यवस्था जिस रूप में है या जिस रूप में उस समय थी, जो एक्सक्लूजन की और ऊंच नीच की भावना थी, उसके प्रति इनमें से किसी नेता के मन में किसी तरह का कोई संकोच नहीं था और उसका सबके सब पूरी तरह से विरोध और तिरस्कार करते थे। अगला सवाल जी। मेरा नाम बाबा साहब कामले है, मैं पीएचडी छात्रा हूँ इतिहास विभाग का। मेरा सवाल है कि नेहरू जी ने अपनी बुक में भारत माता के नारे के बारे में लिखा है कि असल में भारत के करोड़ों लोगों की भारत माता है, और उसका मतलब ये है कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की जय। आज के कॉन्टेस्ट में जो भारत माता के बारे में हो रहा है, तो आपको लगता है क्या कि भारत माता की जय आज के कॉन्टेस्ट में जो बात हो रही है वो करोड़ों हिंदुस्तानियों की जय है? और उस बुक का और अभी के जो कंट्रोवर्सी हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें कोई इट्स नॉट अ बिग, आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू आर्ग्यू अबाउट। भारत माता, व्हेन वी से भारत माता, इट्स ऑल इंक्लूसिव. अब there may be political interests that wish to make it an exclusive slogan, but the truth is, when Nehru wrote Bharat Mata Ki Jai, he was including everybody, every single person living in this country and was part of this country. So the question does not even arise. भारत माता की जय नारे को कुछ लोग भले ही आज विवादास्पद बनाएं या उसको विवादास्पद ढंग से इस्तेमाल करें, लेकिन जब नेहरू भारत माता की जय की बात करते हैं तो उनके लिए हर हिंदुस्तानी भारत माता का हिस्सा है, किसी को भी उससे एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है। नेहरू के लिए भारत माता की जय एक सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, इंक्लूसिव नारा था। सर, मेरी क्वेश्चन ये है कि आज की दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, तो इतनी तेज़ी से बदलती हुई ये दुनिया में इतनी बड़ी बुक कोई क्यों पढ़े? क्यों पढ़ना चाहिए? नहीं, आज की ये दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, तो मतलब छात्रों को ये है कि इतनी बुक की साइज़ और तो इतनी बड़ी बुक मतलब क्यों पढ़े, ये क्वेश्चन ये होता है। अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी के ज़माने में ट्विटर नहीं था। जी, अगर वो किताब नहीं पढ़ना चाहे तो देख तो सकते हैं भारत एक खोज। नहीं, ये जो सवाल श्याम इन्होंने उठाया, ये बहुत मार्मिक और महत्वपूर्ण सवाल है। एक पाठक के नाते, साहित्य के एक विद्यार्थी और एक लेखक के नाते मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा समाज
जो किताबें पढ़ने से इसलिए कतराने लगे कि किताब बहुत बड़ी है, मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने वो समाज अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर रहा है। जो समाज पढ़ने से कतराने लगे, जो समाज अच्छी कला से, नृत्य से, संगीत से, फिल्म से कतराने लगे और ये मांग करने लगे कि हर फिल्म मुझे तुरंत समझ में आ जानी चाहिए और मुझे उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहिए, एक पौथेर पांचाली, एक अंकुर, एक घट श्राद्ध मुझे तुरंत समझ में आ जानी चाहिए और मुझे अपने आप को कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, ऐसा समाज बहुत संस्कृति विहीन समाज होगा और संस्कृति विहीन समाज समाज ही नहीं रहेगा। जी नमस्ते सर, मेरा नाम वनीता पांडे है। मैं हिंदी विभाग से पीएचडी की छात्रा हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है कि एक इतिहास ग्रंथ के रूप में इस पुस्तक का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? This is Nehru's view of history. And because it is Nehru's view of history, we have to have an objective view of history as well, which is one of the reasons why I did Bharat Ek Khoj. Because you have Nehru's view of history, you also have an objective view of Indian history, and where they come together and where they do not. ये दो चीज़ें जो बहुत important है. And because Nehru had a view of history and there was a certain historical situation when he wrote that book. India was not free. That was the most predominant view in everybody, all the the freedom fighters' minds, that the first thing to do is to make India free, an independent country. And the fact is that when that is your thing, then your whole objective in writing the book also is to examine your own history and your own self-worth. That was very important to Nehru. इस किताब का मूल्यांकन करते समय दो बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये किताब इतिहास के बारे में नेहरू जी की दृष्टि सूचित करती है, इसीलिए इस किताब का मूल्यांकन करते समय नेहरू जी की अपनी दृष्टि के साथ साथ वस्तुनिष्ठ इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। और नेहरू जी की अपनी दृष्टि के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये किताब एक ख़ास ऐतिहासिक पल में लिखी गई थी और वो ऐतिहासिक पल भारत में स्वाधीनता आंदोलन का पल था। उस समय सारे हिंदुस्तानी लोग, खासकर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े लोग, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को एक आत्मालोचना की और उसके साथ साथ आत्मगौरव की दृष्टि से देखें। इस किताब को इस रूप में देखना चाहिए और इसको पढ़ने के साथ साथ एक वस्तुनिष्ठ इतिहास पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल जी। हेलो सर, मेरा नाम प्रतीक्षा दरेकर है। मैं एमए पार्ट 1 इतिहास विभाग से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस किताब से आपका क्या संबंध है? मैं समझा नहीं। हाउ डू यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द आइडिया ऑफ इंडिया एंड दिस बुक? ऑफ कोर्स, बिकॉज अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब नेहरू जी ने लिखा, इट वॉज रियली टू डिफाइन his view, his idea of India. That was the main thing. That was the main purpose of writing the book, to arrive at an idea of India. And that's why he called it Discovery of India. पिछले 70 साल के इतिहास का अगर कोई मूल्यांकन भारत की खोज या भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिहाज से करना हो, तो वो हमें अपने पिछले 70 साल के अनुभवों को ध्यान में रखकर ही करना होगा। और ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे मूलभूत संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जिनमें श्याम ने कहा कि सेकुलरिज्म एक केंद्रीय मूल्य है, उसके लिहाज से पिछले 70 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस तरह का मूल्यांकन करना होगा। और इस तरह का काम इतिहासकार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रामचंद्र गुहा ने इस तरह का लेखन किया है, अन्य इतिहासकारों ने भी किया है। दोस्तों, इस चर्चा को समाप्त करने का वक्त है। श्याम बेनेगल के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर यह चर्चा बहुत विचार उत्तेजक और सार्थक रही। मेरा ख्याल है आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे और इसके लिए श्याम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और हम लोगों से बात की। ये कार्यक्रम, आप जानते हैं कि अगर इस किताब के बारे में आप अपनी कोई राय देना चाहें या कार्यक्रम के बारे में, तो आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/राज्यसभा टीवी पर या हमारे ट्विटर हैंडल @राज्यसभा टीवी पर #किताब ऑन RSTV में ट्वीट कर सकते हैं।
आपकी टिप्पणियों में से जो टिप्पणी हमें सबसे अच्छी लगेगी उस पर हम अपनी ओर से पुस्तकों का उपहार आपको जरूर देंगे। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मिलेंगे अगले सप्ताह फिर किसी और पुस्तक पर किसी और व्यक्ति के साथ बात करने के लिए। नमस्कार।